हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 12 आपको होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने सॉल्व किया? रेज योर हैंड। प्रॉब्लम नंबर 12, हाउ मेनी ऑफ यू सॉल्व दिस? रेज योर हैंड। सभी ने किया ऑलमोस्ट। जमा क्या, मैंने आधा क्वेश्चन तो कल एक्सप्लेन कर ही दिया था। आधा क्वेश्चन तो कल एक्सप्लेन कर ही दिया था। क्या दिया हुआ है आज वापस समझा देता हूँ, फिर हम सॉल्व करके कंक्लूड कर लेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ HNS लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2011 इज गिवन बिलो। यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट है 1600 है, जबकि 2000 है, तो प्रॉफिट होल्डिंग पैटर्न निकालोगे तो 80% कुछ आना चाहिए मेरे ख्याल से। शेयर कैपिटल दिया भाई, जनरल रिजर्व है, उसके इसके सबके है, ये 30,000 है। कल हमने करेक्ट कर लिया, वो 30 है ना, 30 आता है ना बैलेंसिंग फिगर से। सनरी क्रेडिटर्स दिया हुआ है 75,000 एंड 48,000। एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 जुलाई, ये मिडल में खरीदा है, ना साथ में ना लैंड में। एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स इन एच लिमिटेड द 1 जुलाई, तो इसके पहले के 3 महीने प्री है और 9 महीने पोस्ट है। प्लांट वर्थ अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन द सनरी एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड वाज रिवैल्यूड एट 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब कई लोग ना यहाँ फंस जाते हैं कि सर रिवैल्यू तो एंड ऑफ द ईयर हुआ है, तो पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन पोस्ट में डाल दो, पूरा का पूरा रिवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट में डाल दो, क्योंकि वो रिवैल्व एंड में हुआ है। बट बेटा एक चीज समझ, वो एसेट यूज साल भर हुआ है ना, वो एसेट यूज साल भर हुआ है ना। हाया ना जवाब दे। वो एसेट ये साल भर यूज हुआ है, तो साल भर यूज हुआ है तो भाई उसमें से कुछ पोर्शन प्री का बनता है और कुछ पोर्शन पोस्ट का बनता है, क्योंकि एसेट के यूजेज पे डिपेंड करता है कि खर्चा कौन से साल का है, कौन से पीरियड का है। डिप्रिसिएशन जो साल किया जाता है साल के एंड में चार्ज किया जाता है, कि साल भर का एक साथ चार्ज किया जाता है। वो ईयर एंड का डिप्रिसिएशन नहीं है, वो साल भर का एक साथ आप चार्ज कर रहे हो, तो वो खर्चा ईयर एंड का नहीं है, वो साल भर का खर्चा एक बार पास किया हुआ होता है। सेम रीवैल्यूएशन ईयर एंड का खर्चा नहीं है, साल भर का खर्चा है। तो ये जो 10,000 का लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है? ये एस लिमिटेड का जो 10,000 का लॉस हो रहा है। तो एस लिमिटेड जब एंट्री पास करेंगे तो एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट, 10,000 पे रहेगा। अब ये जो 10,000 है ये डिवाइड होगा प्री और पोस्ट में। ये जो 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये काय में डिवाइड करेंगे? प्री और पोस्ट। 3 महीने प्री के, 9 महीने पोस्ट के, यानी 2,500 रुपये प्री में जाएगा और 7,500 रुपये पोस्ट में जाएगा। लॉस, लॉस, ठीक है। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 अप्रैल 2010 दिया हुआ है 9,000। चलो आ जाओ, इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या है? जनरल रिजर्व दिया हुआ है और साथ ही साथ में जनरल रिजर्व 30,000 है और 40,000 है, तो 10,000 के जनरल रिजर्व क्रिएट किए गए ना, 10,000 के जनरल रिजर्व क्रिएट किए गए। मेरे को तो सिर्फ उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। आप ही जानते हो कि आपने सही किया या गलत किया है। क्या है प्रॉब्लम नंबर 12 ना? टाइमलाइन अगर बना ले, हम टाइमलाइन बना ले तो चीज़ें थोड़ा सा शांति से और आसानी से सॉल्व कर पाना पॉसिबल हो जाता हमारे लिए। शुरू कब से हो रहा है? ये 1/4/2010 को, ख़त्म हो रहा है 31/3/2011 को। मिडिल ऑफ द ईयर क्या आएगा? 1/7/2010, बराबर है। 3 महीना प्री और 9 महीना पोस्ट, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 3 महीने का प्री और 9 महीने का पोस्ट, अगर हम ऐसा बोले तो चलेगा। ये एक्विजिशन डेट है ना, एक्विजिशन। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 40,000। ये एस लिमिटेड का कैलकुलेट कर रहे हैं, एच की तो जरूरत ही नहीं ना प्री और पोस्ट में, ये एस लिमिटेड का कैलकुलेट होता है। अब भाई साहब इसका 40,000 का जनरल रिजर्व है, जो बैलेंस ऑन 1 जुलाई 2010 दिया हुआ है 30,000। आपको नहीं लगता याली डेट का बैलेंस दिया हुआ है 30,000? मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, आपको जनरल रिजर्व का बैलेंस डेट ऑफ एक्विजिशन का ही दिया रहेगा, वो कोर्स में नहीं है। ये वाला याला दिया रहा है, ये कोर्स में नहीं है आपके, क्योंकि दिया रहता अगर 30,000 यहाँ का दिया रहता तो जनरल रिजर्व जो क्रिएटेड रहता साल भर का 10,000, फिर 10,000 में से कुछ प्री का रहता, कुछ पोस्ट का रहता, प्री का प्री में एडजस्ट होता, पोस्ट का पोस्ट में एडजस्ट होता। तो इतना सब कॉम्प्लिकेशन वो आपके साथ में नहीं करेगा, इतना कॉम्प्लिकेशन वो आपके साथ शायद ही करे। ठीक है, ठीक है, एमसीक्यू में देख लेंगे, अगर मैंने डाल रखे होंगे तो वहाँ पढ़ लेंगे, अभी के लिए नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अच्छा 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ पोस्ट में से, 10,000 रुपये का जनरल रिजर्व क्रिएट हुआ पोस्ट में से। अब अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखें, ये हो गया आपका ऊपर का प्री एंड पोस्ट जनरल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस नीचे दिया हुआ है 9,000, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है ऊपर, कितना है? 30,000। इसका मतलब लेमैन टर्म्स में आप क्या बोल सकते हो? 9,000 प्लस
21,000 आपने नेट अर्न किया है ना, इतना नेट अर्न किया है, बराबर है, हाँ या ना? नेट अर्न आपने इतना किया है, बट आपको नहीं लगता साथ साथ में आपने रिजर्व्स भी अर्न किए? आपने रिजर्व्स भी अर्न किए, हाँ या ना? आपने रिजर्व्स भी अर्न किए। जो रिजर्व है, रिजर्व क्रिएटेड कितना है? 10,000। 10,000 का रिजर्व क्रिएटेड है, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा? एक्चुअल प्रॉफिट विल बी 31,000 इफ आई एम नॉट, नहीं 31 नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने। सही है, नहीं सही है, सही। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा? 31,000। एंड दिस 31,000 विल बी डिवाइडेड इनटू प्री एंड पोस्ट। कितना हो जाएगा? 31,000 इंटू 3/12, 31,000 इंटू 9/12 कर, तो कितना होता है बेटा? 3/12, 9/12। ये जवाब 23,550 दे रहे हो आप, ठीक है, ये सही है 23,550, और ये 7,750, ऐसा ही है। तो ये भी हो गया प्री, ये भी हो गया प्री, तो टोटल प्री कितना हो गया आपका? टोटल प्री कितना हो गया? इन दोनों को मिला के टोटल कितना होगा? टोटल प्री 250 है। 23,250 है, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट कितना, टोटल प्री कितना हो गया आपका? टोटल प्री बोलो ना, टोटल प्री कितना हो गया? 16,750, और टोटल पोस्ट कितना है? 23,000। आपको नहीं लगता है 23,000 में से रिजर्व माइनस करना पड़ेगा? 23,250 में से रिजर्व माइनस करेंगे तो बराबर आ जाएगा ना, 16 प्लस 13,250, 30,000, ठीक है। चलो आ जाओ, ये समझ गया, हो गया। अब क्या है, बना लो आंसर फटाफट। किधर है आंसर, किधर को है आंसर? एक मिनट, मैं आंसर्स हाइड करने के रह गए मेरे, एक मिनट हाइड कर दूँ फटाफट। चलिए आइए प्रॉब्लम नंबर 12 में, प्रॉब्लम नंबर 12 के अंदर में शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एसेट साइड से शुरू करेंगे। फास्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो। एसेट साइड में 5,91,000, 3,18,000, 591 एंड 3,18,000 के एसेट्स हो गए। एसेट्स के नीचे लाइन छोड़ना क्योंकि एडजस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट्स कितनी है? 2,24,000। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चली गई, 2,24,000 का इन्वेस्टमेंट है। अगला क्या है आपका? हमारे शेयर कैपिटल आ गए यहाँ पे। भाई साहब के शेयर कैपिटल के लिए हमको होल्डिंग पैटर्न निकालना पड़ेगा। होल्डिंग पैटर्न निकाल लो। एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1600 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाय 2000, 80% एंड 20%। अब बांट दो, उसके दो जगहों पे बांटने हमको। यहाँ से हो जाएगा लेस शेयर्स इन एस लिमिटेड, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर्स इन एस लिमिटेड, 20% यहाँ, 80% वहाँ। जनरल रिजर्व है, हमारे जनरल रिजर्व आ जाएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। हमारा ही ओन प्रॉफिट आ जाएगा ओन प्रॉफिट के वर्किंग नोट में। कितना है ओन प्रॉफिट? 80,000 रुपये। आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके जनरल रिजर्व और उसके प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 और 30,000 है, 40,000 और 30,000 है। ये प्री एंड पोस्ट का चार्ट बना लो बराबर।
ये हो गया ना, उसके जनरल रिजर्व और उसके प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है यहाँ तक? एक मिनट। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस 40,000 और 30,000, 40,000 और 30,000। क्रेडिटर्स है 75,000 और 48,000, 75,000 और 48,000। खत्म। मैंने बैलेंस शीट पोस्ट कर ली। एक बार हमने बैलेंस शीट पोस्ट कर ली, अब क्या है? एडजस्टमेंट्स है। प्लांट वर्थ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री एसेट्स इन एस लिमिटेड वॉज रिवैल्यूड एट 50,000 एट द ईयर एंड। एंट्री क्या होंगी जरा बोलो तो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा ना? एंट्री क्या रहेंगी? जवाब दो बेटा, वेटिंग फॉर योर आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। एस लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा ना? कितने से? 10,000 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट में डेबिट लेस, वहां डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा एसेट अकाउंट में। देखो मैंने क्या किया, 10,000 इनर कॉलम में लिख दिया। प्री पोस्ट में डिवाइड किया क्या? अभी प्री पोस्ट में डिवाइड करने का टेंशन पाला क्या मैंने? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। पहले तू एंट्री तो पास कर रहे, तू प्री पोस्ट का पहले टेंशन ले लेके बैठ जाएगा, हाय तोबा क्या करूं, हाय तोबा क्या करूं, तो मरोगे आप। टोटल का कॉलम इसलिए बनाया कि एक बार लिख तो ले, फिर प्री पोस्ट में डिवाइड कर लेना बाद में, फिर प्री पोस्ट में डिवाइड कर लेना। समझा क्या बोला मैंने? नेक्स्ट, ये हो गई याली एंट्री पास हो गई। प्री पोस्ट में डिवाइड नहीं किया, हाँ मालूम है, प्री पोस्ट में डिवाइड नहीं किया, एंट्री तो पास हो गई ना। अब आ जाओ प्री और पोस्ट के डिवीजन पे, जिसके लिए हमने टाइमलाइन बनाई है। टाइमलाइन से इंफॉर्मेशन उठा सकता हूँ क्या मैं? ये प्री है, ये पोस्ट है, तो 30,000 जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का 30,000 प्री हो गया और 10,000 पोस्ट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में 16,750 प्री है, 16,750 प्री है, और पोस्ट कितना है? 23,250 है क्या? 16,750 प्री और 23,250 पोस्ट है। वेयर एज जनरल रिजर्व माइनस करना मत भूलना, 10,000 के जनरल रिजर्व माइनस करना मत भूलना, क्योंकि अल्टीमेटली इन चारों की टोटल मिला के आपका 30,000 आना चाहिए। इन तीनों की टोटल मिला के आपका 30,000 आना चाहिए। समझा क्या बोला मैंने? इन चारों तीनों की टोटल मिला के आपका टोटल कितना आना चाहिए? 30,000। आई होप यहां तक समझ में आया आपको, हाँ या ना? बढ़ू आगे यहां से। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद? अगला बोलो मेरे को, अगला। हमने क्या किया, ये एडजस्ट कर लिया, ये भी एडजस्ट कर लिया, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्री एंड पोस्ट। अब एक चीज बची है ना, रिवैल्यूएशन को प्री पोस्ट में डिवाइड करना है। क्या लगता है? रिवैल्यूएशन 3 महीने का प्री है और 9 महीने का पोस्ट है। यही लिख दूं कैलकुलेशन, 3 महीने का प्री और 3 महीने का पोस्ट। 10,000 इंटू 3/12, 10,000 इंटू 9/12, 2,500 और 7,500। खत्म, फिनिश। हार्डली 10 मिनट्स लगे सॉल्व करने को, हार्डली, वो भी मैक्सिमम साइड में। करो टोटल वोटल निकालो, आंसर मिल जाएगा। टोटल निकालो। एच लिमिटेड, एस माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एच लिमिटेड का 80% का शेयर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का 20% का शेयर। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो मिला मिलू के सब मिल जाएगा एक ही जन को, एक ही जगह पे डाल दो। स्टेप नंबर 4 ये हो गया ना। शेयर्स इन एस लिमिटेड 12,000। हाँ, इसका विभाजन थोड़ा संभाल के करना। प्री एक्विजिशन कैपिटल लॉस है, प्री एक्विजिशन कैपिटल प्रॉफिट है। स्टेप नंबर 3 में डेबिट में क्रेडिट लेस हो जाएगा, 35,400। ये हमारे हक का प्रॉफिट है, ओन प्रॉफिट है, ये ओन प्रॉफिट यहाँ चला जाएगा। ऐड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 4,600। 8,000 के जनरल रिजर्व जो है ये बैलेंस शीट के रिजर्व्स में चले जाएंगे, बैलेंस शीट के रिजर्व में चले जाएंगे। ये बैलेंस शीट का रिजर्व है। एस लिमिटेड के जनरल रिजर्व हो गए 28। ये निकालो 28,600। मेरे को था 28,600 का क्या है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल? 28,600 का क्या है, कैपिटल रिजर्व या गुडविल है? आपको नहीं लगता डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है? गुडविल है ना, ये डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, गुडविल है ना? बोलो हाँ या ना। एक्चुअली इट्स गुडविल, एक्चुअली इट्स गुडविल। गुडविल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के
एसेट साइड में 28,600 लिख दो यहाँ गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चले जाना है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। ओन प्रॉफिट ने भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में चला जाना है ओन प्रॉफिट के नाम से। खत्म। बस 10 कैलकुलेशन स्टेप टोटल मार लो इसकी कितनी आ रही है टोटल 9,27,600। कितने लोग कर पाए रेज यू हैंड, कितने लोग कर पाए रेज यू हैंड। हाथ बुलंदी से ऊपर उठना चाहिए आसमान की तरफ। सही कर पाए सही। ये जितने क्वेश्चंस थे वो मेजरली कंसेप्ट क्वेश्चंस अब हमारे खत्म हो गए, कंसेप्ट बिल्डिंग के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम में पूछे जाए जा सके वाले क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। इन्हें समझ में आया ना कंसोलिडेट। अब तक मेरे को बताओ कहीं भी कंसोलिडेशन डिफिकल्ट है क्या? जितना भी मैंने पढ़ा कहीं भी डिफिकल्ट लगा क्या? स्टेप में डालो बेटा, स्टेप का फायदा है। आप समझो बाकी जो आपके कॉलीग साल कर रहे हैं वो बिना स्टेप्स की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको 5 स्टेप्स बताइए, राम बांध है। कंसोलिडेशन का कोई भी क्वेश्चन ये 5 स्टेप में डालो, मैं शर्त लगा के बोलता हूँ आप गलत नहीं हो सकते। हाँ बराबर सही बोला अभी मैंने, आप गलत नहीं हो सकते, आपको सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, समझा क्या रे, समझा क्या? इसमें धीरे धीरे हम एडजस्टमेंट भी बढ़ाएंगे, एडजस्टमेंट भी बढ़ाएंगे। बस याद रखना कौन सा एस लिमिटेड का प्रॉफिट है और कौन सा एच लिमिटेड का प्रॉफिट है, लिख लो। हो गया फर्स्ट पार्ट लिख के। सेकंड पार्ट प्री एंड पोस्ट। हो गया है प्री एंड पोस्ट, वर्किंग नोट ऑफ प्री एंड पोस्ट। आ गए? फर्स्ट पार्ट दिखा दो सर, ये लो फर्स्ट पार्ट देख लो। हो गया? और कुछ चाहिए? और कुछ पेश किया जाए? यदि नहीं, यदि नहीं तो चलो मेरी मदद करोगे अब, मेरी मदद करोगे अब? अब हम बढ़ते इंटर कंपनी होल्डिंग्स के बारे में जानकारी लेते। क्या बात कर रहा हूं मैं? इंटर कंपनी होल्डिंग। इजी कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा दिमाग को टेंशन लेना मत, बहुत ज़्यादा दिमाग को टेंशन लेना मत। जैसे चलो एक काम करो, एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम, एक सिंपल बेसिक बैलेंस शीट बनाते हैं, उस पर से समझने की कोशिश करते हैं। ये बैलेंस शीट है, मेरे को बताओ यहाँ एसेट्स आते हैं, यहाँ लाइबिलिटीज आती है, ठीक है? हाँ या ना? अब यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ डेटर्स है से एच लिमिटेड के डेटर्स है और एस लिमिटेड के डेटर्स है। एच लिमिटेड के डेटर्स है समझो 30,000, एस लिमिटेड के डेटर्स है मान लो 10,000। यहाँ क्रेडिटर्स है सेम, एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स है, एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स है। एच लिमिटेड के क्रेडिटर्स है 10,000 और एस लिमिटेड के क्रेडिटर्स है मान लो 80,000, ठीक है? ऐसे दोनों के क्रेडिटर्स है, आपस में दोनों की बैलेंस शीट है, आपस में बाकी है कैपिटल वैपिटल वगैरह लिख लिख के आया हुआ है। अब हुआ क्या ना, हुआ क्या ना, आपको हुआ क्या ना, पता क्या है, पता क्या है आपको, पता क्या है? ये जो मेरे को बताओ ये डेटास किसके बुक्स में होंगे, ये वाले 10,000 के डेटास किसके बुक्स में होंगे? 10,000 के डेटास किसके बुक्स में है? ये एस लिमिटेड के बुक्स में। ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है बेटा, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। आपको पता है क्या, ये जो 10,000 रुपये एस लिमिटेड को पे करने बाकी है, सॉरी ये 10,000 रुपये जो एस लिमिटेड को, ये आपको नहीं लगता एस लिमिटेड के रिसीवेबल है? मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि ये एस लिमिटेड के रिसीवेबल है, हाँ या ना? ये एस लिमिटेड के रिसीवेबल है। ये जो 10,000 रुपये एस लिमिटेड को रिसीवेबल है ना, फ्रॉम एच लिमिटेड है। किन से रिसीव करना है इनको, किससे लेने? कौन है एस लिमिटेड का कस्टमर? कौन है एस लिमिटेड का कस्टमर? कौन है? एच।
मैं बताऊँ, अगर एस लिमिटेड का कस्टमर एच है तो आपको नहीं लगता एच के बुक्स में दिख रहा होगा कि 10,000 पेएबल है? क्या एच के बुक्स में देखो, इसके लिए रिसीवेबल दिख रहा है, देखो आराम से सुनो, ठंडे दिमाग से सुनो, इसके लिए रिसीवेबल दिख रहा है, एसेट साइड में लिखा हुआ है, डेटा क्रेडिटर में कंफ्यूज मत हो, इसके लिए रिसीवेबल दिख रहा है ना, तो आपको नहीं लगता क्या कि एच लिमिटेड के बुक्स में पेएबल दिख रहा होगा? दिख रहा है क्या एच लिमिटेड के बुक्स में पेएबल दिख रहा है क्या 10,000 रुपए? तो आपको नहीं लगता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाने के बाद में ये रिसीवेबल भी मेरे से ही है और पेएबल भी मेरे को ही है? नहीं मेरे ये अब ऐसा कैसा मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को पैसा पे करेंगे, ऐसा हो गया ना इसका मतलब? मेरा दाहिना हाथ मेरे बाएं हाथ को पैसा पे करेगा, ऐसा हो गया ना इसका मतलब? अरे कंसोलिडेट होने के बाद अब वो दोनों अलग अलग रहे कि सेम हो गए? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के वक्त वो दोनों सेम हो गए ना। तो आपको नहीं लगता इसको काट देना चाहिए? आप लोगों ने इसको काट देना चाहिए, यहां से रिसीवेबल हटा दे, वहां से पेएबल हटा दे, वो सही है ना? क्योंकि खुद को ही रिसीवेबल खुद को ही पेएबल है, आया ना? बट अकाउंट में काटने से काम चलता कि इफेक्ट देना पड़ता? अकाउंट में काटने से काम नहीं चलता, इफेक्ट। एक्चुअली क्या किया जाता है, इंटर कंपनी होल्डिंग 10,000 रुपये यहां से हटा दो और इंटर कंपनी होल्डिंग 10,000 रुपये यहां से हटा दो। इसको हटाने के लिए एक एंट्री पास की गई है, एंट्री बहुत ज़्यादा आपके काम की नहीं है, फिर भी मैं बता देता, ये 10,000 को हटाने के लिए एक एंट्री पास की गई है। एंट्री इज क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ है 10,000 से और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 10,000 से। क्या एंट्री पास हुई बच्चा बोल? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एंट्री क्या पास हुई है? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटा है ना, क्रेडिटर्स में डेबिट है, क्रेडिट में डेबिट लेस, डेटर्स में क्रेडिट है, ये माइनस। समझा क्या रे? इतना सब एंट्री वेंट्री के तामझाम में मत जाओ, सीधा सीधा दोनों तरफ से इंटर कंपनी होल्डिंग उड़ेगा, दोनों तरफ से इंटर कंपनी होल्डिंग उड़ेगा। समझा क्या? समझा क्या? हाँ या ना? तो मैं ऐसा बोलूँ सिंपल वर्ड्स में कि इंटर कंपनी दोनों तरफ से एलिमिनेट होगा, एक रिसीवेबल एक डेटर्स। अब इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ आ सकते हैं? डोंट यू थिंक डेटर्स क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल? क्या बिल रिसीवेबल बिल पेएबल में भी इंटर कंपनी होल्डिंग आ सकती है क्या? वही है, इंटर कंपनी होल्डिंग का कंसेप्ट ही वही है कि भाई दोनों तरफ के बुक्स में, दोनों के बुक्स में किसका रिसीवेबल किसका पेएबल वो निकाल। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, कौन सा टॉपिक पढ़ा है मैंने आपको? इंटर कंपनी होल्डिंग। इंटर कंपनी होल्डिंग में हमारा जो मेजर है, इंटर कंपनी बोल सकते हैं आप, होल्डिंग इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस जो है, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन में क्या क्या हो गया आपका? एक डेटर्स क्रेडिटर्स हो सकता है, डेटा क्रेडिटर्स हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपका बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल। अब किसका रिसीवेबल किसका पेएबल उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक साथ ही होते हैं ना। एक और होता है थर्ड, स्टॉक प्रॉफिट। जो स्टॉक प्रॉफिट है वो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते थोड़े से। स्टॉक प्रॉफिट ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा, पहले ये देख लेगा थोड़ा सा, पहले ऊपर वाले पढ़ ले। क्या स्टॉक प्रॉफिट में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, क्या है स्टॉक प्रॉफिट, कैसा है, वगैरह वगैरह हम पढ़ेंगे। ये 3 इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हमको हैंडल करनी है, ये 3 इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हमको हैंडल करनी है। शुरू करें? शुरू करें, बोलो हाँ या ना? इंटर कंपनी एलिमिनेशन समझा कैसे एलिमिनेट किया जाता है? कंसोलिडेट क्यों किया जाता है वो समझा क्या? वाई वी आर डूइंग दिस? क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद वो दोनों अलग अलग रहे कि सेम हो गए? कंसोलिडेशन के बाद वो दोनों सेम हो गए, कंसोलिडेशन के बाद वो दोनों सेम हो गए, तो हमको क्या करना है, जो सेम है उसको हटाना है, क्योंकि खुद से ही रिसीवेबल खुद से पेएबल लॉजिकल नहीं लगता, खुद से ही रिसीवेबल खुद से ही पेएबल ये लॉजिकल नहीं लगता, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। चमेगा बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान दे, सभी का ध्यान बोर्ड पे, मुंडी उंडी झटके स्ट्रेट बैठे। अब इस क्वेश्चन में सर ये क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा बताओ। देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। आशा लिमिटेड एंड बिपाशा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 का आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है दोनों का। लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। अब इन्होंने हिस्टोरिकल फॉर्मेट यानी ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज किया है कि फॉर्मेट चेंज हो गया? चेंज हो गया ना फॉर्मेट। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर कैपिटल
रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपको नहीं लगता लोन फ्रॉम आशा, लोन फ्रॉम आशा और किसकी बुक्स में, लोन आशा से लोन लिया है किसने, बिपाशा ने, आपको नहीं लगता दिस इज इंटर कंपनी, दिस इज इंटर कंपनी। उसी तरह अब अगर आप आशा की बुक्स इसकी बिपाशा इसकी आशा की बुक्स में जाकर देखोगे तो उसने 20-80 हज़ार का लोन दिया है ना, इसने दिया इसने रिसीव किया, ये रखना चाहिए कि एलिमिनेट कर देना चाहिए, ये रखना चाहिए कि एलिमिनेट कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए ना हमने। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, इसने क्या किया है, बिल्स पेबल अदर करंट लाइबिलिटी में डाला, वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, बिल्स पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज में आना चाहिए कि ट्रेड पेबल में आना चाहिए, बिल्स पेबल अदर करंट लाइबिलिटीज में आना चाहिए कि ट्रेड पेबल में। अब हम जान दो जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल, उसने अदर करंट लाइबिलिटी में डाला है तो हम भी कहाँ डाल देंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। वैसे भी हमारे लिए फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे लिए फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ या ना में जवाब दो, हमारे लिए फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, नहीं। फॉर्मेट में इतने ज़्यादा नंबर नहीं है, इतना ज़्यादा हमारे जीवन में उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, एमसीक्यू है हमारा। देन फिक्स एसेट्स, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉ, ये देखो, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये हाईलाइट ये करना था वो कर दिया, लोन्स फ्रॉम बिपाशा, जो भी ये हाईलाइट करना था हमको। अगला ट्रेड रिसीवेबल, आपको नहीं लगता कि बिल रिसीवेबल इन्होंने अदर करंट एसेट में डाल दिया, जबकि डालना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल में, बिल रिसीवेबल अदर करंट एसेट में डाल दिया जबकि डालना चाहिए था ट्रेड रिसीवेबल में, हाँ या ना। अब जान दो उसके इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे, डाल दिया जो डाल दिया उसने डाल दिया। अगला क्या है, आशा लिमिटेड परचेज 75% शेयर्स इन बिपाशा लिमिटेड फॉर 7 lakhs। ये देखो ये जो 7 लाख के शेयर्स खरीदा ये 75% शेयर्स के लिए खरीदा है, 7 लाख के जो शेयर्स खरीदा है वो कितने परसेंट शेयर्स के लिए खरीदा है, 75। अब आप बोलोगे सर 8 लाख के शेयर्स है उसका 75% निकालोगे तो शायद 6 लाख आएगा, तो इसने ज़्यादा में खरीदा है ना, ज़्यादा में खरीद नहीं सकता क्या, क्या ज़्यादा पैसे देके शेयर्स नहीं खरीद सकता क्या, तो 1 लाख रुपए ज़्यादा दिए उसने, क्या दिक्कत है। होल्डिंग पैटर्न निकालने की ज़रूरत है कि होल्डिंग पैटर्न गिवन है, होल्डिंग पैटर्न गिवन है ना, होल्डिंग पैटर्न गिवन है, हाँ या ना, यस और नो। ये 31 मार्च 2008 का एक्विजिशन है, 31 मार्च 2008 मतलब ईयर एंड ना, 31 मार्च 2008 यानी ईयर एंड। इससे हिंट क्या मिलती, पूरा का पूरा प्रॉफिट, पूरा का पूरा रिजर्व्स, ये जो बिपाशा का पूरा प्रॉफिट और रिजर्व है ये क्या बन गया, बिपाशा का पूरा प्रॉफिट एंड रिजर्व्स क्या बन गया, प्री या पोस्ट, सब कुछ प्री बन गया, सब कुछ प्री बिट। ईयर एंड सबसे आसान होता है, ईयर एंड पे एक्विजिशन है तो पोस्ट एक्विजिशन पीरियड चालू ही नहीं हुआ ना, इवन बिगिनिंग का अगर दिया रहा ना, बिगिनिंग का दिया रहा ना कि एक्विजिशन बिगिनिंग में तो भी पोस्ट एक्विजिशन पीरियड निकालना पड़ता, बट अगर एक्विजिशन ईयर एंड पे तो नहीं लगता आपको इंस्टीट्यूट कितना आसान क्वेश्चन पूछ रही है, कितने मार्क के लिए पूछी है, ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, आपके पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हाँ आगे एक चीज और दी हुई है, एक चीज क्या दी हुई है कि भाई बिल्स पेएबल ऑफ बिपाशा इंक्लूड 20,000 एक्सेप्टेड इन द फेवर ऑफ आशा लिमिटेड। आपको नहीं लगता दिस इज इंटर कंपनी होल्डिंग, इंटर कंपनी रिसीवेबल पेएबल, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हो गया ना रे बेटा। क्या करना है, एक तरफ से बिल रिसीवेबल से 20,000 हटाना है, एक तरफ से बिल्स पेएबल से 20,000 निकालना है, खत्म। फुक्कट के 9 मार्क है ये, फुक्कट के 9 मार्क है, हाँ या ना में जवाब दो, फुक्कट के 9 मार्क है। और आपके सीनियर्स कंसोलिडेशन ऑप्शन में छोड़ के जाते थे, आपके सीनियर्स बोलते थे कंसोलिडेशन डिफिकल्ट है हमसे नहीं होगा, 9 मार्क। मैं मान ही नहीं सकता था कि अकाउंट्स के अंदर में आप एग्जाम्शन नहीं स्कोर कर पाओगे, सर आप तो पढ़ाते हो, हमारा भी तो समझो, आप तो टीचर हो, है ना। आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन, कर पाएंगे, दू क्या समय दू, एक बार ट्राई करना चाहोगे क्या, वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई, वुड यू गाइज लाइक टू ट्राई, एक बार करना चाहोगे खुद से ट्राई, करना चाहोगे एक बार ट्राई खुद से, यस और नो। प्री है वैसे भी सर, पूरा का पूरा प्री है, करो अभी के अभी ट्राई करो फटाफट। पूरी बैलेंस शीट बनानी है कि आंसर, जाने दो मैं कर देता हूँ सॉल्व, मैं कर देता हूँ, पूरा बैलेंस शीट बनाना है उसको कुछ 40 यानी 10-15 मिनट लग जाएंगे, उससे अच्छा मैं कर देता हूँ। रिकॉर्डेड वाले दे हैव द लिबर्टी, आप पॉज करके एक बार ट्राई कर देख लो, बट लाइव वाले मैं कर देता हूँ, जाने दो टेंशन मत लो, मैं कर देता हूँ। चलो आ जाओ, ध्यान दो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दो कैसे करेंगे, सिंपल सिंपल,
ये बैलेंस शीट होगी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक एक करके पोस्ट करना चालू करो। हमको आदत क्या है, हमको आदत क्या है, नहीं घर पे नहीं, घर पे नहीं, अभी करेंगे, अभी करेंगे। क्या है, अगला अगला लेक्चर में डिफाइन है, ये वाला अभी करवा दो। क्या है, अगला क्वेश्चन मैं आज सॉल्व नहीं करवा पाऊंगा आपसे, क्योंकि अगला 2 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, 2 क्वेश्चन एक साथ होने चाहिए, और मेरा एक ही आंसर बना हुआ है अभी, ठीक है। हाँ जी, हमको आदत क्या है, हम एसेट साइड से शुरू करते हैं ना, हमको आदत एसेट साइड की है, वही आदत रखो, बिगाड़ो मत, वही आदत रखो। मशीनरी थोड़ा सा ऊपर लाइन वाइन छोड़ देना, ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी की लाइन छोड़ देना। अब मैंने एसेट ऊपर नीचे करने की जगह लेफ्ट राइट कर दिया, बट फॉर्मेट यहाँ से उधर जाता है, ठीक है। ये यहाँ से क्या बोलना, PTO, वो आजू बाजू नहीं है, ऊपर नीचे। मेरे पास क्या ऊपर नीचे जगह थोड़ी गड़बड़ होती है, इसलिए मैंने वैसा किया है, बट हमने ये पुराने फॉर्मेट से नहीं, नए फॉर्मेट से ही बनाया है। समझा करे क्या बोला, ये पूरा उठा के इसके नीचे ले जाओ आप, ये पूरा उठा के आप इसके नीचे ले जाओ, समझाना रे, हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो इक्विटी एंड इसमें क्या हो जाएगा आपका, एसेट साइड में मशीनरी है 3 लाख और 2,80,000, लिख दो फटाफट। फिक्स एसेट्स टैंजिबल मशीनरी एंड मशीनरी है आशा और बिपाशा 3 लाख और 2,80,000, क्लियर, 3 लाख और 2,80,000। उसके बाद में ये वर्टिकल फॉर्मेट ही है, वर्टिकल फॉर्मेट ही है। उसके बाद में फर्नीचर है 50,000 और 20,000, आशा बिपाशा 50,000 और 20,000, क्लियर है यहाँ तक। टोटल फिक्स एसेट्स हो गए आपके, टोटल फिक्स एसेट्स हो गए 6,50,000। इन्वेस्टमेंट्स, आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता, बोलो बेटा, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट इन बिपाशा लिमिटेड 7 लाख। 75% का होल्डिंग पैटर्न है, लिख लो होल्डिंग पैटर्न। 75% आशा है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25% है, दिस वाज गिवन, ये इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था। अगला क्या है उसके बाद में, लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, 80,000 का लोन है, 80,000 का लोन ऐसा ही लिख लेने का यहाँ पे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स टू बिपाशा, देखो वर्डिंग क्या वापरा, लोन्स टू बिपाशा, किसकी बुक्स में, ये आशा है ना, और ये बिपाशा है, तो लोन्स किसकी बुक्स में, ये देखो, लोन्स टू बिपाशा इन द बुक ऑफ आशा, ऐसा हुआ ना उसका मतलब, लोन गिवन टू बिपाशा और इन द बुक्स ऑफ आशा कितना है, लोन गिवन टू बिपाशा इन द बुक ऑफ आशा इज 80,000, आया ना, यस नो, यस नो, समझा क्या रे, हो गया ये। सर इंटर कंपनी रुक पेशेंस रख, इंटर कंपनी रुक पेशेंस रख, बाद में एलिमिनेट कर देना। ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख 8 लाख, लिख लो, ट्रेड रिसीवेबल 2.5 लाख 8 लाख, आशा बिपाशा, आशा के है 2.5, इसके है 8, टोटल आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए 10,50,000। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में 1,40,000, आशा बिपाशा 1 लाख और 1,40,000, इसकी टोटल मत निकालना, इसमें इंटर कंपनी कुछ तो भी था, आप चाहो तो सारी टोटल्स आप बाद में भी निकाल सकते हो लास्ट में एक साथ, ठीक है। अब एसेट्स हो गया, लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, लाइबिलिटी साइड में क्या है, शेयर कैपिटल है, हमारे शेयर कैपिटल आ जाएंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने हो जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, उसके शेयर कैपिटल कहाँ जाएंगे, बटेंगे ना 75 और 25% में, 75 और 25% में बटेंगे, 75% 25%, 75% लेस हो जाएगा शेयर्स इन शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, एस नहीं बिपाशा लिमिटेड, और ये हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ बिपाशा लिमिटेड, 8 लाख इंटू 25%, ये समझा क्या, जैसा हम कर रहे थे अब तक वही। रिजर्व, हमारे प्रॉफिट, ओन प्रॉफिट माइनॉर, ये स्टेप नंबर 5 ओन प्रॉफिट, उसके प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपए, वो चले जाएंगे स्टेप नंबर 2 में। अभी प्री पोस्ट का दिमाग लगाऊंगा क्या, अभी प्री पोस्ट का दिमाग लगाऊंगा कि टोटल में लिख के छोड़ दूंगा, बेटा प्री पोस्ट का दिमाग नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, पोस्टिंग करते वक्त नहीं लगाना, नहीं तो गड़बड़ होती है, टोटल में लिख के छोड़ दे 2 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अगला क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, जाओ करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज में 2-4 लाइन छोड़ के लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लोन फ्रॉम आशा, देखो एक मिनट समझो इसका मतलब क्या है, लोन फ्रॉम आशा इन द बुक्स ऑफ बिपाशा, ऐसा हुआ ना उसका मतलब, लोन फ्रॉम आशा इन द बुक्स ऑफ बिपाशा, ऐसा हुआ ना उसका मतलब, कितना होता है ये 80,000। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, ये जो 80,000 का लोन है, ये जो 80,000 का लोन है बिपाशा के बुक्स में, और ये जो 80,000 का लोन है आशा के बुक्स में, आपको नहीं लगता ये आपस में रिसीवेबल पेएबल है,
ये आपस में रिसीवेबल पेएबल है, बोलो हाँ या ना। इंतजार करे कि एलिमिनेट कर दे, इंतजार करे कि एलिमिनेट कर दे। आखिरी में एक साथ करने की जगह अभी एलिमिनेट कर दूं। यहां से इंटर कंपनी लेस हो जाएगा 50-80 हज़ार, यहां से इंटर कंपनी लेस हो जाएगा 80 हज़ार। अल्टीमेटली टोटल आउटर कॉलम में हम निकालने जाएंगे तो टोटल कितनी आ जाएंगी, 0/सन्नाटा। टोटल आउटर कॉलम में कितनी आ जाएंगी, 0। क्योंकि ये आपस में ही रिसीवेबल आपस में ही पेएबल है, तो बुक्स में रख के कोई मतलब है क्या। आपस में ही रिसीवेबल और आपस में ही पेएबल है, तो बुक्स में रख के कोई मतलब बनता नहीं है, कोई मतलब बनता नहीं है। आई होप समझ में आया, आई होप समझ में आया, यस और नो। कोई डाउट है यहां तक तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो यहाँ लोन तक आ गए, बिल्स पेएबल 80 और 60, ये भी लिख लो, बिल्स पेएबल 80 और 60। बेटा इंटर कंपनी जो बैलेंस शीट में ही दी रहती है, इंटर कंपनी जो हमको बैलेंस शीट में ही दी रहती है, कोशिश करना कि उसको वहीं के वहीं एलिमिनेट कर दो, कोशिश करना कि उसको वहीं के वहीं आप एलिमिनेट कर दो। बट जो अदर, जैसा आपको अगर याद होगा तो आशा और बिपाशा की भी इंटर कंपनी बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल है। बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल के मैंने इंटर कंपनी अभी एलिमिनेट की कि नहीं की। बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल के इंटर कंपनी एलिमिनेट किए कि बकाया है, बकाया है ना। जो बैलेंस शीट में इंटर कंपनी दिखती है वो वहीं कर देना, बट यहाँ के इंटर कंपनी इंफॉर्मेशन आएंगी तब करना। इजी यहाँ तक क्लियर है। बढ़ू आगे, यहाँ से बढ़ू आगे। अगला क्या है इसके बाद में, अगला वो हम ले चुके हैं 75%, 7 लाख का शेयर वगैरह वो हम ले चुके हैं। लास्ट सिर्फ बिल्स पेएबल में 20,000 रुपये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। अब मेरे को बताओ 20,000 रुपये किसका रिसीवेबल है और किसका पेएबल है। रिसीवेबल किसके है, 20,000 रुपये किसके रिसीवेबल है। आपको नहीं लगता आशा के रिसीवेबल है और बिपाशा के पेएबल है। आशा के रिसीवेबल है, बिपाशा का पेएबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से केसेस बताया मैंने आपको जो हमको पढ़ने हैं, कौन से केसेस बताया आपको, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक केस और बढ़ गया यहाँ पे, एक केस हमारा बढ़ गया, कौन सा, लोन। हाँ, स्टॉक प्रॉफिट जो है, स्टॉक प्रॉफिट में अलग बताऊंगा। बेटा ये वाले 3 केसेस में फर्क कुछ नहीं पड़ता कि किसका रिसीवेबल है किसका पेएबल है। हाँ, फर्क यहाँ पड़ता, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ फर्क पड़ता है कि किसका स्टॉक है किसका सेल है, बताऊंगा। यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे परचेज सेल होते हैं, ये इंटर कंपनी परचेज और सेल की बात करेगा। और ये जो बात करते हैं ये क्या बात करते हैं, रिसीवेबल पेएबल। बेटा रिसीवेबल पेएबल किसका, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। रिसीवेबल पेएबल किसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ से आपको क्या करना है, 20-20 हज़ार रुपये माइनस कर देना। दोनों तरफ से 20-20 हज़ार रुपये माइनस कर देना। मतलब क्या करना, यहाँ से देखो आप क्या बोल रहे थे सर, आशा का क्या है, वो आशा का क्या है, बिल रिसीवेबल बिल पेयर, बिल्स पेएबल है ना। नहीं, आशा का बिल रिसीवेबल है, तो आशा के बिल रिसीवेबल से, क्या बोल रहा हूँ मैं, मार्क कर रहा हूँ, आशा के बिल रिसीवेबल से और बिपाशा के बिल पेएबल से आपको 20-20 हज़ार माइनस करने। आशा के बिल रिसीवेबल से और आशा के बिल रिसीवेबल से और बिपाशा के पेएबल से 20-20 माइनस करना है। यानी यहाँ से 20,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ से 20,000 माइनस हो जाएगा, समझा क्या, हाँ या ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे वो अगर बिपाशा के बिल्स रिसीवेबल रहते और आशा के बिल्स पेएबल रहते, तो भी 20-20 हज़ार यहीं यहीं से माइनस हुआ रहता ना, तो भी 20-20 हज़ार यहीं से माइनस हुए रहते ना, सेम ही होता ना। तो मैंने क्या बोला, चिक चिक के मैं यही बोल रहा हूँ ना, किसके बिल रिसीवेबल किसके बिल पेएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटर कंपनी 20,000 रुपये बराबर है ना, ऐसे ही हुआ ना उसका मतलब। एक जगह फर्क पड़ सकता है बट मेजरली फर्क नहीं पड़ता, बराबर है ना, हाँ या ना। फिर भी चेक कर लेना, हमने चेक कर लेना सेफर साइड में, हमने सेफर साइड में चेक कर लेना। हो गया, 20,000 रुपये माइनस कर लो, टोटल आउटर कॉलम में निकाल लो। ये कितनी हो गई आपकी, 1,20,000 है ना। 80+60 -20, 80+60 -20, 1,20,000। वो महज एक इत्तफाक है कि वो भी 1,20 आ गया, ये भी 1,20 आ गया, इसका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है। वो 1,20 ये महज एक कोई इंसिडेंस बोलते हैं इसको, मत बोलना कि सर हर बार सेम आता, ठीक है। अरे हाँ या ना,
इंटर कंपनी जो नया था वो समझा है तो थम्स अप दे दो, जो इंटर कंपनी नया है इस क्वेश्चन में वो समझा है तो थम्स अप दे दो। अब अगला क्या है, अगला क्या है, बेसिकली हमने नोट बैलेंस कर लेने, जितने भी स्टेप्स है वो बैलेंस करने, करे एक एक करके। होल्डिंग पैटर्न को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, ये 2 लाख का प्रॉफिट है, आपको नहीं लगता पूरा का पूरा प्री है? मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ये हमने ईयर एंड पे बाय किया है, ईयर एंड पे अक्वायर किया है, तो पूरा प्रॉफिट प्री हो गया। टाइमलाइन बनाओ कि समझेगा, टाइमलाइन बनाओ कि पूरा प्री है समझेगा। पूरा प्री है, होल प्री है, पोस्ट का जीरो जीरो, पोस्ट में जीरो हो गया। टोटल वोटल निकालो, प्री का टोटल हो गया। ये एच लिमिट आशा लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 75 और उसमें डिवाइड करो, ये 75, 1.5 लाख, और ये जो है आपको नहीं लगता ये जो है ये स्टेप नंबर 3 में, ये दोनों जो है स्टेप नंबर 4 में चला जाएगा। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ बिपाशा लिमिटेड, और ये जो है ये हमारा स्टेप नंबर 3 में चला जाएगा। काय को? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में 1.5 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व या जो भी है, क्या है कैपिटल रिजर्व आया 50,000 का। कैपिटल रिजर्व कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व स्टेप नंबर 3 से लेके आया 50,000, स्टेप नंबर 3 से लेके आया ना 50,000। और प्रॉफिट, ओन प्रॉफिट्स जो है आपका, ओन प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जीरो है ना, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जीरो है। आप चाहो तो यहाँ स्टेप लिख सकते हो, स्टेप 5 में पोस्ट एक्विजिशन जीरो हो गया। 4 लाख, 4 लाख का आपका सीधा सीधा बैलेंस आ जाएगा यहाँ। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है 4 लाख, आप चाहो तो इन दोनों को अंदर बाहर कर सकते हो। आला का रे, आला का 4.5 लाख, आला का ना आला हो गया। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट निकाल लो, टोटल ऑफ द बैलेंस शीट 18,20,000, 18,20,000 इजी। इस क्वेश्चन के कितने नंबर थे बोलो, इस क्वेश्चन के कितने नंबर थे? क्या लगता है कंसोलिडेशन उस जमाने में जब पूछा जाता था डिफिकल्ट था आसान था? अरे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस पूछते थे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ वो लोग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे अकाउंट्स में नहीं पूछने वाले, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे एक्सपेक्ट यू टू बी ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी। एक्सपर्ट नहीं बनाना है उन लोगों को आपको। फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा देता हूँ आपको चीज़ें, कि भाई कभी चल के अगर आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन भी आ गया तो आप हैंडल कर पाओ। आदत से मजबूर हूँ मैं, बस क्या करेंगे। चलेगा? छाप लोगे इसको फटाफट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपके सामने है, लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। मैंने आजू बाजू में बनाया है, आपने ऊपर नीचे बनाना है बेटा। हाँ या ना? स्टेप्स बना लो, होल्डिंग पैटर्न, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। एक भी वर्किंग नोट इससे ज्यादा का बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा इसी में काम हो गया। डन यहां तक? डन यहां तक? कोई डाउट? आज हमने मेजरली जो इंटर कंपनी होल्डिंग पढ़ा है वो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस ये वाले पढ़े, जिसमें हमने बिल रिसीवेबल लोन देख लिया। जैसा बिल रिसीवेबल है वैसी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, माइनस करने पड़ते हैं। हम कल शुरू करेंगे ये, इसको थोड़ा टाइम लगता है, फ्रेश माइंड लगेगा, इसको थोड़ा टाइम लगता है, फ्रेश माइंड से हम कल सॉल्व करेंगे। लाइबिलिटी का बैलेंस 18,20,000 है। स्टॉक में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, दो अलग अलग प्रकार के केस हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? दो केसेस क्या क्या बन सकते हैं? एक केस बन सकता है एच लिमिटेड ने परचेस किया, होल्डिंग ने परचेस किया तो सब्सिडरी ने बेचा होगा ना, सिंपल हाया ना। और दूसरा केस बन सकता है कि एस लिमिटेड ने खरीदा है तो होल्डिंग कंपनी ने बेचा होगा, हाया ना। अबे बैलेंस शीट की टोटल मैच हो रही है ना? क्या हो गया रे तेरे को? हो तो गई। अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, ओ हो सर आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट की पोस्टिंग भूल गए। हाँ 2.5 लाख का माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ जाता है? देखो कई लोग इसको अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में डालते और कई लोग यहाँ नया हेड बना देते। मैं
इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलूंगा, उन्होंने अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में डाल रखा है। ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना चाहिए था, हो बराबर है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट लेना चाहिए था, गड़बड़ हुई। हाँ अब ले लो रे बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हो गई होंगी टैली, अब हो गई होंगी टैली। ये ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट बैलेंस करना रह गया था, ये सेकंड पार्ट भी इसका भी टोटल ले ले, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी बैलेंस कर ले। ठीक है, अब खुश, अब खुश जीवन में, अब हैप्पी, अब हैप्पी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे, ध्यान दे बेटा। ये जो एच लिमिटेड एस लिमिटेड है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड के एक के परचेज रहेगा, एक का सेल रहेगा, या एक का, यानी पहले केस में एच लिमिटेड का परचेज है, एस लिमिटेड का सेल है। दूसरे केस में एस लिमिटेड का परचेज है, एच लिमिटेड का सेल है। मेरे को बताओ इसमें हुआ क्या, हु अर्न प्रॉफिट? प्रॉफिट किसने कमाया? प्रॉफिट किसने कमाया? पहले केस में प्रॉफिट किसने कमाया? जिसने बेचा है उसने प्रॉफिट कमाया ना। यहां पे प्रॉफिट एस लिमिटेड ने कमाया। अरे जिसने बेचा है वो प्रॉफिट कमाएगा ना। और केस नंबर 2 में प्रॉफिट किसने कमाया? केस नंबर 2 में प्रॉफिट किसने कमाया? केस नंबर 2 में प्रॉफिट एच लिमिटेड ने कमाया ना। और अगर आपको याद होगा तो एस लिमिटेड के प्रॉफिट और एच लिमिटेड के प्रॉफिट साथ में कि अलग अलग जगह होते हैं? एस लिमिटेड का प्रॉफिट होता है स्टेप नंबर, एस लिमिटेड का प्रॉफिट होता है स्टेप नंबर एस 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 लिमिटेड का प्रॉफिट कहाँ होता है? स्टेप नंबर 2 में होता है। अरे सब लिख दो, 4 2 3 1 सब लिख दो, सब लिख। अरे एस लिमिटेड यानी कि सब्सिडरी का प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में होता है ना। और होल्डिंग का प्रॉफिट कहाँ होता है? होल्डिंग का प्रॉफिट कहाँ होता है? होल्डिंग का प्रॉफिट कहाँ होता है? स्टेप नंबर 5 में। तो ये थोड़ा सा संभालना पड़ता। एडजस्टमेंट का नाम क्या है? स्टॉक प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट का नाम क्या? स्टॉक प्रॉफिट। तो कहां किसका प्रॉफिट है उस पर भी निर्भर करता है, किसने कमाया प्रॉफिट। यहां निर्भर नहीं करता था ना, क्योंकि एक का रिसीवेबल है तो दूसरे का पेएबल ही रहेगा, और वो दोनों एक साथ होते हैं। बट क्या प्रॉफिट एक साथ होते हैं कि प्रॉफिट अलग अलग जगह होते हैं? अलग अलग होते हैं ना। और वो भी चलो मान लो एच लिमिटेड का प्रॉफिट है तो दिक्कत भी नहीं आती, एच लिमिटेड का प्रॉफिट है तो दिक्कत भी नहीं आती, एस लिमिटेड का प्रॉफिट है तो फिर दिमाग लगाना पड़ता, प्री एक्विजिशन है या, क्योंकि यहां पे हमको कौन से कॉलम में लिखना है वो भी तो निर्भर करेगा ना, प्री में लिखना है या पोस्ट में लिखना है। ये वाला केस तो इजी रहता, ये वाला केस में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मैं बोल रहा हूँ ना। ये वाला केस, अगला केस, अगला क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर दोगे शायद। ये वाला केस जो है ये अगला क्वेश्चन है, आप शायद मैं बताया अगर आप खुद से भी ट्राई करके आ जाओगे तो हो जाएगा। बट दिक्कत यहाँ आती है जब एस लिमिटेड का प्रॉफिट रहता है, जो अगले के अगला क्वेश्चन है। तो वो दोनों क्वेश्चंस मैं साथ में सॉल्व करवाऊंगा मगर कल, दोनों क्वेश्चंस में साथ में सॉल्व करवाऊंगा मगर कल। तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस इतने होते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस आपके बुक्स में इतने हैं, और भी बहुत होते हैं, रिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी एंड एवरीथिंग, ऐसे बहुत चेंज बनते हैं, बट हमारे सिलेबस में इतने। समझा क्या रे? समझा क्या? हाँ या ना? पक्का? क्या पढ़ेंगे? स्टॉक एडजस्टमेंट को मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो, इस वजह से, क्योंकि किसका प्रॉफिट है उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है। तो आज यहीं रुकते हम, आज यहीं रुकते हम। ये एडजस्टमेंट हम कल पढ़ेंगे, ये एडजस्टमेंट हम कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मैंने बता दिया, बट कैसे पढ़ेंगे वो हम कल देखेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। किसी को अब तक इंटर कंपनी तक के कोई डाउट है तो पूछ लो। 9 मार्क मिला दिए मैंने आपके एग्जाम के पुराने कोर्स के हिसाब से, ठीक है। टाइम मशीन में बैठो, पुराने कोर्स में जाओ और एग्जाम दो, ठीक है। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।